हेलो स्टूडेंट्स, हम वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, स्केलर वेक्टर्स को। तो हम कर चुके हैं काफ़ी सारा काम। स्केलर पढ़ चुके हैं, वेक्टर पढ़ चुके हैं, वेक्टर को पोलर और एक्सेल में डिफाइन कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे वेक्टर्स के टाइप भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा काम हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम, मतलब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन सिस्टम, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ये बेसिक नॉलेज है आपकी, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, यानी कि वेक्टर्स को ब्रेक करेंगे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक अच्छी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसी के बिना आपको समझ नहीं आएगा। 1D, 2D एंड 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, 1D, डी का मतलब है डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में 1D, 2D और 3D लिख देते हैं। ठीक है, चलें समझिए। 1D का मतलब क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 डायमेंशनल, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 डायमेंशनल, है ना, वेक्टर, मतलब सिस्टम में हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशन वेक्टर सिस्टम कह लो या कोऑर्डिनेट सिस्टम कह लो। मतलब 1 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी 1 डायमेंशनल वेक्टर को कैसे शो कर सकते हैं वो देखिए आप। देखो, हमें पता है कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने 2D तो पढ़ा है। 2D में क्या होगा, एक्स और वाई होंगे। 3D में क्या होगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा और तीसरा जेड भी होता है। ठीक है, तो अगर क्या हो कि आपके इस तरीके से कोई सिस्टम है, एक्स, ये है वाई और ये जेड, आपको 1 डायमेंशन वेक्टर बताना है। कोई भी वेक्टर है उसको मतलब 3D में कोई 1 डायमेंशन वेक्टर बताना है, तो आप कैसे बताओगे वो। आप मेरी बात देखो, 1 डायमेंशनल वेक्टर मुझे बताना है। ठीक है, तो सिस्टम तो आपने पढ़ा हुआ ही है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई नया नहीं है। अगर 2D है तो एक्स और वाई जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं है कि 2D में एक्स और वाई हो सकता है एक्स और जेड हो सकता है वाई और जेड हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे उसमें कोई 1 डायमेंशनल वेक्टर समझाना है। ठीक है, तो मैं कैसे बताऊँगी। मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, जे एक्सिस के अलॉन्ग जो वाई के अलॉन्ग जो होता है वो जे कैप होता है, और जेड के अलॉन्ग जो होता है वो के कैप होता है। ये वाली बात मैं बता चुकी हूँ आपको। यूनिट वेक्टर यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, इसके अलॉन्ग जे कैप होता है और जेड के अलॉन्ग के कैप होता है। पता है आपको। अगर कोई, मैं यूँ कहूँ कि एक पार्टिकल है और वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, या मैं यूँ कहूँ पूर्व दिशा में मूव कर रहा है, तो आप मेरे को क्या बताओगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मतलब मेरे कहने का ये है कि सपोज a particle is moving along x axis with 20 मीटर पर सेकेंड। आप मुझे बताओ वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे शो करूँगी। इसकी वेलोसिटी को पता है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v वेक्टर इज इक्वल टू 20 आई कैप। ये कैसे बताया मैंने, कि मैंने ऐसे बताया कि मैग्नीट्यूड तो 20 है। किसी भी वेक्टर को शो करने के लिए हमें पता है ना कि वेक्टर को कैसे शो किया जाता है, उसके मैग्नीट्यूड से और उसके यूनिट वेक्टर से। आपने डेफिनेशन लिखी तो थी कल, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, लिखी थी कि नहीं लिखी थी। तो ए वेक्टर क्या होगा, मॉड ए इंटू ए कैप हो गया, तो वही तो लिखा है यहाँ पे मैंने। ठीक है, तो वेक्टर को दिखाने के लिए डेफिनेशन में भी हम पढ़ चुके हैं, 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ उसके मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है वेक्टर में, लेकिन स्केलर में केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो है सिर्फ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें। ठीक है, तो जो v वेक्टर है उसको अगर मुझे बताना है, v एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी को शो करना है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या कंडीशन दे रखी है कि पार्टिकल केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मुझे बताओ कि इसकी वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। तो भाई मैग्नीट्यूड तो कितना है, 20 है, और डायरेक्शन क्या है, एक्स, ये वाली। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना है, आई कैप, बस वो लिख दिया हमने। बात समझ में आ गई आपको। तो 1 डायमेंशनल वेक्टर क्या होगा, 1 डायमेंशनल वेक्टर में आपको अगर ये कहता कि भाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो मैं इसको 20 जे कैप लिख देती। ये कहता है कि जेड के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो मैं के कैप लिख देती। तो आप ये क्या कहोगे, 20 जे कैप और 20 के कैप। दिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड दिस इज अलॉन्ग जेड एक्सिस।
बात समझ में आ गई। तो अलोंग वाई एक्सिस है या अलोंग जेड एक्सिस है, बात समझ में आ गई आपको बात। तो अगर वाई है तो जे कैप लगाएंगे, जेड है तो के कैप लगाएंगे, और एक ही डायमेंशन है, या तो है एक्स है या वाई है या जेड है, तो ये क्या कहलाएगा आपका वन डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, तो मैं मान लो मेरा पॉइंट यहाँ है, एक्स एक्सिस पर है मेरा पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स 0 0, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट तो 0 है। अगर आप एक्स एक्सिस पर हैं तो आपका एक्स ही कोऑर्डिनेट होगा, बाकी के वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अगर आप वाई एक्सिस पर हैं तो आपके पास केवल, ठीक है, अगर आप वाई पर हो तो केवल वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और जेड 0 होंगे। अगर जेड पर हो तो केवल जेड कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे। समझ में आ गई बात आपको। तो मैं तीनों दिखा देती हूँ आपको। ये तो हुआ एक्स का, और अगर वाई पर हो गया आप यहाँ हो गए तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 वाई 0। दूसरे नंबर पे ही तो लिखते हो वाई कोऑर्डिनेट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है भाई, बहुत बच्चों को सब कुछ आता है पर यही नहीं आता। ठीक है, थर्ड कैसे बताओगे आप, जेड के लिए कैसे बताओगे, जैसे एक्स है ये वाई है इधर जेड है, ठीक है ये जेड है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 जेड। बात समझ में आ गई। तो इसके अलोंग अगर जो वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर है, आर वेक्टर है, तो आप कैसे बताओगे, यहाँ पे है एक्स आई कैप, यहाँ पे आर वेक्टर होगा वाई जे कैप, और यहाँ पे आर वेक्टर होगा जेड के कैप। बात समझ में आ गई आपको मेरी, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये जो भी वेक्टर होगा वो होगा आर जेड के कैप, क्योंकि हम क्या जानते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। पोजीशन वेक्टर को शो करते हैं आर वेक्टर से, और क्या होता है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बता दे रहा है तो पोजीशन वेक्टर होता है। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। 3D में 3 होती है, 2D में 2 होंगी, एक्स और वाई। जेड नहीं होगा, जेड 0 होगा। अगर आपका वन डायमेंशन है तो वाई और जेड 0 हो जाएंगे, तो एक्स बचेगा, केवल एक्स ही तो लिखा है। अगर एक्स और जेड 0 हैं तो केवल वाई बचेगा, वाई लिख दिया। और अगर एक्स और वाई 0 हैं तो जेड बचेगा, जेड लिख दिया। देखो ना यहाँ पे एक्स और वाई 0 है, यहाँ पर एक्स और जेड 0 है, यहाँ पर एक्स और वाई और जेड 0 है। बात समझ में आ गई। तो वन डायमेंशनल वेक्टर है तो केवल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो वो एक्स होगी या वो वाई होगी या वो जेड होगी। बात समझ में आ गई। तो ये आपका हो गया वन डायमेंशनल वेक्टर। नंबर 2 है आपका टू डायमेंशनल। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी समझने में, जब आपको एक समझ में आ गया तो 2 और 3 भी समझ में आ जाएंगे। टू डायमेंशन वेक्टर, टू डायमेंशन में क्या होगा, अब की बार दो दिशाओं में होगा। पार्टिकल जो है वो एक लाइन में मूव ना करके एक प्लेन में मूव करेगा। ठीक है, यानी कि कैसे होगा, जैसे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, तो मेरा जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो मतलब पार्टिकल यहाँ है कहीं, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई और जीरो, यानी कि जेड कोऑर्डिनेट तो 0 है पर 2 कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स और वाई। तो आप ऐसे ही तो कहते हो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो एक्स है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वाई है, जेड की कोई डिस्टेंस है नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स वाई 0। तो ऐसे केस में आपका जो आर वेक्टर होगा वो पता है क्या होगा भाई, जेड इसमें से जेड 0 कर दो तो 2 बचेंगे, कौन कौन से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। समझ में आ रही है। अगर आपके एक्स और वाई में नहीं है, वाई जेड में है ना, एक्स वाई जेड, पार्टिकल यहाँ है कहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 वाई जेड, इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट। समझ में आ गई। आप यहाँ दिखा दो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ वाई ले लो, यहाँ जेड ले लो, एक्स यहाँ दिखा दो, मर्जी है आपकी। तो इस कंडीशन में जो आर वेक्टर होगा, तो आर वेक्टर क्या होगा, एक्स को 0 कर दो, वाई जेड बचेंगे, यानी कि वाई जे कैप जेड के कैप। समझ में आ गई। देखो अगला, देखो अगला है अगर आपका एक्स जेड प्लेन में है ना, तो वाई यहाँ ले लो, जिस भी प्लेन में चाहिए उसको आप यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सहूलियत उसमें रहती है। तो अब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अब की बार क्या है कि एक्स जेड प्लेन में है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक्स 0 जेड कोऑर्डिनेट होंगे, वाई 0 होगा। तो ये लो आर वेक्टर क्या होगा इस केस में, आर वेक्टर होगा आपका, अब की बार वाई 0 है तो एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। समझ में आ गई। तो लाइन में है अगर, तो जिस एक्सिस के अलोंग है केवल वही कोऑर्डिनेट होगा, बाकी के 2 0 हो जाएंगे। समझ में आ गई। जैसे जैसे यहाँ पे तो आप ऐसे ऐसे ब्रेक कर दो, यहाँ पे आप ऐसे ब्रेक कर दो। समझ में आ गई बात। तो जिसमें भी है आपको उसी में बताना है। जैसे लाइन के अलोंग है तो एक्स के अलोंग है तो एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, वाई के अलोंग है तो वाई होगा, जेड के अलोंग है जेड होगा। ये तो वन डायमेंशनल का हो गया। 2 में क्या होगा, 2 2 होंगे। अगर एक्स वाई प्लेन में तो 2 2 कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होंगे, तो उसमें आप तीसरा कोऑर्डिनेट 0 कर दो तो वेक्टर हो जाएगा ये
ठीक है, अगर y और z में है तो y और z होंगे, पहला पहला 0 हो जाएगा, और z में है तो आपको केवल x z में है तो y को 0 कर दो, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सिंपल सी चीज़ है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 डायमेंशन में क्या होगा? 3D में नंबर थर्ड है 3 डायमेंशनल वेक्टर। अब की बार क्या होगा, पार्टिकल 3D में मूव करेगा। जैसे मेरे पास एक बॉल है हाथ में, अब वो मैं एक लाइन में नहीं फेंक रही, कहीं नहीं फेंक रही, वो पूरे स्पेस में है, तो स्पेस में है तो उसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, उसके एक्स भी, वाई भी और जेड भी। तो उस केस में क्या होगा कि आपके तीनों कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होंगे, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। मान लो कोई पॉइंट है पी, है ना, हालांकि पॉइंट पी आपको ऐसे देखने में लग रहा होगा ना कि ये एक्स वाई में क्यों बना रही है मैडम, अरे भाई ये एक्स वाई जेड ही है, लेकिन अब मैं पेपर मेरा 2D है, उसमें मैं 3D नहीं दिखा सकती ना, इसलिए तो हम जेड एक्सेस को ऐसे दिखाते हैं। ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है परपेंडिकुलर, पता है ना आपको। 3 डायमेंशन में तीनों जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, 2 डायमेंशन है तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे आपकी उंगलियाँ होती है ना ऐसे वाली, देखो ऐसे होते हैं, एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। तो जो जेड एक्सेस होता है ये अंगूठे की डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऐसे टेढ़ा नहीं होता तिरछा। लेकिन पेपर हमारा 2 डायमेंशनल है तो उसमें हम 3D नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इसको दिखाने का तरीका ऐसे होता है, टेढ़ा दिखा देते हैं, ठीक है। हालांकि ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, ऐसे ऊपर की साइड, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, देखो तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो है, परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के। तो इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। ये एक्स जेड प्लेन हो गया, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, और ये वाला वाई जेड प्लेन हो गया। समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो पी है वो दरअसल यहाँ है, यहाँ जहाँ मैं हाथ उंगलियाँ हिला रही हूँ यहाँ है मेरा पी पॉइंट, ठीक है, क्योंकि जेड यहाँ है कहीं, ये पेन की डायरेक्शन, ये तो जेड की डायरेक्शन है, तो स्पेस में कहीं पॉइंट है पी, तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स के साथ भी, उसके एक्स के साथ भी डिस्टेंस होगी, वाई के साथ भी होगी, जेड के साथ भी होगी। समझ में आ गई? पर मैं उसको ऐसे हवा में तो नहीं दिखा सकती ना, इसलिए ऐसे दिखा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आर वेक्टर कितना होगा, आर वेक्टर होगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी जीरो नहीं है, कोऑर्डिनेट तीनों है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपका तीनों डायमेंशन के वेक्टर आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर्स को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे। तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ लॉ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि हमें वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ पढ़ना पड़ेगा, हमें पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना पड़ेगा, हमें पॉलीगन लॉ पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना हम एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे उसके लिए, कॉम्बिनेशन करने के लिए उसको लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। रूल्स क्या हैं? नंबर 1, रूल्स टू कंबाइन वेक्टर्स। नंबर 1 फर्स्ट रूल क्या है, अगर किसी वेक्टर को किसी पैरेलल स्पेस में क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर एक वेक्टर को आप किसी बिंदु पर डिस्प्लेस करते हो और किसी पैरेलल एज पर डिस्प्लेस करते हो, लेकिन अगर आप उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहे हो तो वेक्टर वही का वही रहेगा। मतलब कहने का ये है कि सपोज़ करो एक ही लाइन है ना, और इसमें वेक्टर को आपने यहाँ इस पॉइंट से उठा करके इस पॉइंट पर ले आए हो, तो ये वेक्टर एक ही पैरेलल एज पर है और यहाँ से उठकर यहाँ आ गया है और मैग्नीट्यूड भी आपने उसका चेंज नहीं किया है, तो आपका वो वेक्टर सेम रहेगा, ठीक है। ये तो पहला रूल है। तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर विल रिमेन सेम इफ मैग्नीट्यूड doesn't change and displace from any point, तो वेक्टर वही का वही रहेगा, ठीक है। नंबर 2 आपका ये है कि जब आप किन्हीं दो वेक्टर को ऐड करते हो तो एक तीसरा वेक्टर मिलता है और वो दोनों का रिजल्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स we get a third vector, we get a vector is called
रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपको। तीसरा, जैसे अगर ए और बी को कंबाइन कर रहे हैं, तीसरा मिल रहा है, तो यहाँ पे जो तीसरा है सी, वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ गई। तीसरा देखो, तीसरा है कि वही वेक्टर ऐड किए जा सकते हैं जो सेम फिजिकल क्वांटिटी के हो, यानी कि वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही ऐड कर सकते हो, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ ही ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, ओनली दोज वेक्टर्स कैन बी एडेड which represent similar physical quantity, which represent similar physical quantity। तो अब हम पढ़ेंगे एडिशन, पढ़ेंगे तो एडिशन में हम 3 लॉ पढ़ेंगे, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रूल्स जो है वो काम आते हैं आगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।